अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। हम आज बात करेंगे MGT 201 के मॉड्यूल नंबर 7 की, जो कि स्टार्ट हो रहा है टॉपिक 126 से और ये मेरा ख्याल है 144 तक, ऊपर अगर नाम मेंशन है 144 तक ये चलेगा। दो लेक्चर्स में हम इसको कवर अप करेंगे क्योंकि एक लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन देखेंगे हो सकता है एक लेक्चर में भी हम इसको कवर कर लें। खैर, टॉपिक है हमारा जी रिस्क एंड रिटर्न। पहली बात जी कि रिस्क के बारे में तो आप खुद भी ऑलरेडी जानते हैं। हम इसको थोड़ा-सा कर लेते हैं जी, ड्रॉ में आते हैं ये और पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ओके। रिस्क ये क्या कर रहा है? ठीक हो गई। ड्रॉ दिस एंड दिस। ओके जी, बात आई रिस्क की। रिस्क क्या होता है जी? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न। रिटर्न तो हम कहते हैं जो हमें प्रॉफिट आता है, जो अर्निंग आती है, हम उसे रिटर्न कहते हैं। ये तो हो गया सीधा-सा। अब डिफरेंस बिटवीन कि हमने जो एक्चुअल रिटर्न हमें आया और जो हमने एक्सपेक्ट किया है, उन दो वो दोनों अगर सेम हो गए, हमने कोई मिसाल ले लेते हैं, मैंने किसी बंदे को पैसे दिए उधार, मुझे पता है कि वहां से 100% मुझे पैसे वापस मिल जाने, मैंने उसे 1 लाख दिया था और उसकी मेरी बात हुई कि वो वापस जब करेगा 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो मुझे 1,10,000 रुपया वापस करेगा। अब मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 10,000 है और एक्चुअल रिटर्न भी 10,000 आ गया, उसने मुझे वापस कर दिए। तो देर इज नो रिस्क। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल इक्वल हो गए। रिस्क कब होता? जब मुझे ये डाउट होता कहीं पैसे डूब ना जाए, या जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतने पैसे मुझे नहीं मिलते। तो जो डिफरेंस आता है एक्सपेक्टेड एक्चुअल में, हम उसे रिस्क का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो होगी रिस्क की माइनस की डेफिनेशन। अब रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न क्या होता है? एडिशनल अमाउंट को कहते हैं, कोई डिविडेंड हमें आ गया, कोई इंटरेस्ट आ गया, जो भी एक्स्ट्रा हमें हमारी इन्वेस्टमेंट या एक्चुअल अमाउंट के अलावा जो एक्स्ट्रा मिलता है, वो हमारा रिटर्न कहलाता है। ये एक ही दफा मिल सकता है, ये मंथली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर किसी भी सूरत में मिल सकता है। रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी होती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न डेविएशन फ्रॉम मीन या डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, वही बात, जो डेविएशन वही है कि जो डिफरेंस आता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का, कि मीन जो है, जो सेंटर वैल्यू है, इसको थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं बॉल पॉइंट को जी। जो सेंटर वैल्यू है, ठीक है, जो मीन है, अब इस मीन से जितना आप डेविएट करेंगे वो सारे का सारा आपका रिस्क कहलाता है जी। और रिस्क रिटर्न प्रोपोर्शनल होते हैं, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना रिटर्न भी ज्यादा होगा। रिस्क को कम करेंगे, रिटर्न भी कम हो जाएगा जी। नेक्स्ट आते हैं जी, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब रिस्क की आगे दो टाइप्स, रिस्क की दो टाइप्स आगे, एक सिस्टमैटिक है और एक अनसिस्टमैटिक है। सिस्टम का रिस्क मतलब वो रिस्क जो आपसे बाहर है, यानी कि जो मार्केट का रिस्क होगा, वो सिस्टम का रिस्क कहलाता है, सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। ये अनकंट्रोलेबल होता है, इसको अनडाइवर्सिफाइड रिस्क भी कहते हैं, कि ये डाइवर्सिफाई नहीं होता। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि आप रिस्क को थोड़ा सा डिस्पर्स कर देते हैं ताकि रिस्क कंट्रोल हो जाए, तो ये कंट्रोल होता ही नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल है। सिस्टम अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है आपका इंटरनल रिस्क होता है, बिजनेस का इंटरनल है, तो ये अनकंट्रोलेबल है। जीरो तो नहीं हो सकता, ये मिनिमाइज तो हो सकता है, इसलिए इसको डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मार्केट रिस्क। अनडाइवर्सिफाइबल, अनअवॉइडेबल, सिस्टमैटिक रिस्क है और वोलेटाइल होता है। ठीक हो गया जी। अनसिस्टमैटिक रिस्क अवॉइडेबल होता है, डाइवर्सिफाइबल, कंट्रोलेबल होता है। नेक्स्ट आते हैं जी इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क एनालिसिस। इंडिविजुअल एक सिंगल स्टॉक का रिस्क एनालिसिस हम करने लगे।
सिंगल स्टॉक का रिस्क करने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो हम बीटा मालूम कर लेते हैं और दूसरा हम डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस मालूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ फिलहाल हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम हम करते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है? ये जी मीन का फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला उसने थोड़ा सा हट के लिखा हुआ है। मैं जो फॉर्मूला पढ़ाता हूँ वो है जी समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जरा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्स जो है बेसिकली वो आपके रिटर्न आएंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा लेंथ इसलिए होता है कि आप एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे n-1 से और फिर उसका स्क्वायर रूट भी लेंगे। तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है। हम सीधा सीधा एक्स का स्क्वायर लेके उसको सम कर लेते हैं, एक्स को सम कर लेते हैं और n पे डिवाइड करके स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जी नेक्स्ट आता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन वो बता रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी के साथ अगर आपका आएगा तो फिर उसका कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो मीन हमने फाइंड करना है तो वो समेशन रिटर्न आर से डिनोट किया और प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट किया तो आंसर आएगा, जो मीन आएगा, मीन का फार्मूला होगा समेशन पी आर, बस दैट्स इट। ठीक है, आप इसको सम कर लें, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला होगा जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है, समेशन आर माइनस आर बार जो मीन आया होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी और इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड कर दें मीन के साथ तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। पीछे जरा देखिए, उसने प्रोबेबिलिटी और रिटर्न्स हमें दिए थे। ये उसने बता रहा है आर माइनस आर बार, एवरेज आर, ये बेसिकली आर बार है, आर बार का स्क्वायर है। ये देखिए माइनस 0.09, ये देखिए 0.09 आया हुआ है। तो ये -1 में से 0.09 माइनस किया तो ये माइनस का 0.19 आ गया। अब उसका स्केयर लेंगे तो 0.001805 आ गया। और सॉरी, स्केयर लेने के बाद उसने 0.05 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और आगे से इस तरह से उसने सारे फाइंड किए, सम किया तो ये हमारा वेरिएंस आ गया। इसी का जब अंडर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। फिर आते हैं जी आगे कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, वो सीधा मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन आता है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे जी। ये देखें मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आर को 10%, 8% को 10% डिवाइड करें, 80%, 12% को 20% डिवाइड करें, 60%। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस, इंटरनल कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस। जी पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पहले तो पोर्टफोलियो सीखते हैं। पोर्टफोलियो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल सिक्योरिटीज, दो या दो से ज्यादा, ये पोर्टफोलियो होता है। ठीक है जी, पोर्टफोलियो में हमारे पास होता मकसद क्या है इसका पोर्टफोलियो का, टू डाइवर्सिफाई द रिस्क। देखिए किसी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे नुकसान हो जाए तो सारे पैसे डूब जाएंगे। दो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें तो चले कुछ पैसे डूबेंगे, कुछ तो बच जाएंगे, इसलिए इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। अब पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस में हम दो सिक्योरिटीज का रिस्क मालूम करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं और उसके लिए हमें इंटरनल कोरिलेशन भी दिया जाता है। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज, दो सिक्योरिटीज का दरमियान जो रिलेशनशिप होता है
वो पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, वो नेगेटिव रिलेशन हो सकता है, वो वीक रिलेशन हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो सकता है, उसे कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन का आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान होता है। फार्मूला क्या होता है वो आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है हम फाइंड करते हैं, हम इसको आर स्मॉल आर से वैसे डिनोट करते हैं, इसमें पी पता नहीं क्यों लिखा हुआ है जी। आगे चलेंगे, एग्जांपल्स वो दे रहा है कोरिलेशन और कोवेरिएंस की। पोर्टफोलियो एनालिसिस 2 आ गया, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बकायदा जी। पोर्टफोलियो रिस्क में हमारे पास स्टॉक ए है, इसका कोवेरिएंस ऑफ ए एंड ए, कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी, स्टॉक बी, कोवेरिएंस ऑफ बी एंड ए, कोवेरिएंस ऑफ बी एंड बी। कोवेरिएंस भी बेसिकली चलिए आगे चल के देखते हैं। इसमें अब क्या कर रहा है कि ये देखिए जी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टॉक है, अच्छा ये पी जो है ना, ये कोरिलेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टॉक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टॉक बी, मीन ऑफ स्टॉक है, मीन ऑफ स्टॉक बी, और कोरिलेशन है। ये जब इसको आपस में रिलेट कर रहा है तो वो कोरिलेशन फाइंड देख रहा है, कोवेरियंस इसको कह रहा है वो, ठीक है। यानी कि जब हम रिस्क को और रिटर्न को वेरिएंस के साथ कोरिलेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम उसको कोवेरियंस कहते हैं। इसकी इक्वेशन आ गई जी, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू रिटर्न ऑफ ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर एंड रिटर्न ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए बी और कोरिलेशन रिटर्न ऑफ ए रिटर्न ऑफ बी। ये सारे का सारा बेसिकली है वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। ये वेरिएंस का फार्मूला है पोर्टफोलियो वेरिएंस का जी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये को, अच्छा ये कोवेरिएंस का फार्मूला, ओके। 3 स्टॉक आएंगे, 3 स्टॉक के मुताबिक हो जाएगा, उतना ये फार्मूला बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी। 3 फार्मूले का क्वेश्चन कोई पेपर नहीं आता, इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इतनी डिटेल इतने लेंथ में नहीं जाएंगे हम, ठीक है जी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली जो है, हाँ पीछे हमने अभी कोई न्यूमेरिकली बात नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि हम इस पे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं तो इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह मैं साथ ही अपलोड करूंगा ताकि आपको इसकी क्लियरली समझ भी आ जाए, ठीक हो गई। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी, हम आते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपम। कैपम क्या होता है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा जी। ये है जी हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसे एसएमएल भी कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अगर यही बीटा की तरफ जगह हमारे पास फॉर्मूला कुछ डाटा कुछ इस तरह को आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है सीएमएल का, कैपिटल मार्केट लाइन का, ठीक है। प्रोसीड करते हैं। आरएफ क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न होता है, रिस्क फ्री रिटर्न। अब ये रिस्क फ्री कहाँ से पता चलता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जिसे प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट सॉरी नहीं, ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी का वर्ड यूज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ। जितने भी ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं वो सारी रिस्क फ्री होती हैं, तो उनका जो रिटर्न होता है वो रिस्क फ्री रिटर्न होता है। फिर आरएम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि मार्केट में रिस्क मौजूद है, दोनों को माइनस करेंगे तो वो कहलाता है रिस्क प्रीमियम। जितना डिफरेंस आपका आता है वो रिस्क प्रीमियम कहलाता है। अब देखिए मार्केट का रिटर्न 16% है, रिस्क फ्री जो है वो 6% है, तो रिस्क प्रीमियम जो है यानी कि हम रिस्क लेंगे तो 10% मोर हम रिटर्न अर्न करेंगे। बीटा क्या है, बीटा इंडेक्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क है। बीटा सिक्योरिटी किस एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो हम रिस्क फाइंड आउट करते हैं उसे बीटा कहा जाता है। बीटा को हम यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना नहीं वो सिखाता, इसलिए हम बीटा को सिंपली गिवन वैल्यू होती है हम इसी तरह पढ़ लेते हैं। आप इसको सिर्फ ये चेन में रखें कि बीटा फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कोवेरिएंस को हम आपस में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ये हमारा फार्मूला जो पीछे लिख के देखे हैं आपको, फार्मा एंड फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल, मार्केट रिस्क, साइज रिस्क, वैल्यू रिस्क। ये जी रिस्क के 3 फैक्टर मॉडल हैं, ठीक है। इन्हीं की मदद से हम जो मार्केट रिस्क होता है हम इसको बीटा कहते हैं, ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बाकी साइज रिस्क वैल्यू रिस्क इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। रिस्क कितना आएगा,
चेक करेंगे जी। साइज के रिस्क में आ जाए, स्मॉल कैप है, स्मॉल कंपनी है, या बिग कैप बड़ी कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कंपनी होगी तो स्मॉल रिस्क होगा, बड़ी कंपनी होगी तो उस हिसाब से रिस्क उसका बड़े लेवल का होगा। वैल्यू हाई लो, बुक वैल्यू ऑफ मार्केट। अच्छा जी, आगे काम की बात पे आते हैं जी। देखिए जी, रिटर्न, अब थ्री फैक्टर की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। उसके बाद बीटा वन जो है वो बीटा है जी उसका मार्केट का, दूसरा साइज का बीटा है, तीसरा वैल्यू का बीटा है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा तो फिर इसको करने का मजा आएगा। फोर फैक्टर मॉडल में हमारे पास क्या आ जाता है जी, मोमेंटम है बीच में और विनर माइनस लूजर्स। देखिए, फोर फैक्टर मॉडल को हम स्किप करेंगे, इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, इसलिए हम इसको बिला वजह इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। काम की बात पे आते हैं जी, मल्टीपल फैक्टर रिस्क एडजस्टेड मॉडल। अच्छा मैं बता दूं, थ्री फैक्टर मॉडल में भी रिस्क जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं आया। ठीक है, सिर्फ कैपएम का क्वेश्चन आता है या सीएमएल के एसएमएल का क्वेश्चन कभी कभार आता है, लेकिन सीएमएल एसएमएल क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ कैपएम का क्वेश्चन आता है और कैपएम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह करेंगे और देखेंगे कि उसके डाटा को कैसे फाइंड आउट करते हैं जी। मॉड्यूल 7 ही हमारा चल रहा है, रिस्क मल्टी फैक्टर रिस्क एडजस्टेड मॉडल्स। इसमें हमारे पास आ गया मल्टीपल फैक्टर्स कौन से हैं जी, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम रिस्क को एडजस्ट करते हैं। कौन कौन से किस तरह के मॉडल्स हैं, फंग हसी सैन फैक्टर मॉडल। ये सिर्फ आप इसका एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रखें कि वो कोई से चार आपको मॉडल्स देके कहेगा कि इनमें से तीन वो एक्यूरेट देगा और कोई कहेगा कौन सा एक नहीं है। ठीक है, तो आप इसके नाम जेल में रखें, बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग, करेंसी ट्रेंड है, कमोडिटी ट्रेंड है, इक्विटी मार्केट, इक्विटी साइज, बॉन्ड मार्केट और बॉन्ड स्प्रेड साइज। ये हमारे पास सात फैक्टर्स हैं जो हेज फंड रिटर्न के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये इक्वेशन इसकी बड़ी लेंथी है, हमारे किसी काम की नहीं है, हमने सिर्फ मल्टीपल चॉइस के लिए उसको याद रखना है, बाकी हमारे काम का नहीं है। मल्टीपल चॉइस के लिए हमने थ्री फैक्टर मॉडल भी ध्यान में रखना है, जिसमें हमारे पास आता है एक मार्केट बीटा है, एक साइज बीटा है और तीसरा क्या था, अगर हम पीछे आते हैं तो था वो हमारे पास जी वैल्यू रिस्क, वैल्यू बीटा या वैल्यू रिस्क। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करेंगे। हमारे पास आ गया कैलकुलेशन, कौन सी है, बीटा इंडेक्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क जी। इसकी कैलकुलेशन वो करने लगे। स्लोप ऑफ द लाइन, बीटा का फार्मूला जो क्या है, कोवेरिएंस ओवर वेरिएंस, मैंने आपको बताया था। कोवेरिएंस को डिवाइड हम करते हैं, अच्छा चले वो स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल से डिवाइड करते हैं ना, तो उसने वेरिएंस लिख दिया। कैसे बोला कि देखें जी, कोवेरिएंस का फार्मूला, बीटा का फार्मूला है कोवेरिएंस ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर। अब आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, अंडर रूट जो भी वैल्यू है और स्केयर है, स्केयर करके अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट लें, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे वेरिएंस हमारे पास आ गया। ओके जी, आगे चलेंगे। हाँ, बीटा इक्वल टू वन आएगा तो वो सेम टू मार्केट होगा, बीटा लेस देन वन आएगा तो लेस रिस्की है, और ग्रेटर देन वन आएगा तो मोर रिस्की है। ओके जी, फिर आ जाएगा पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा भी पोर्टफोलियो के हिसाब से मल्टीपल रिटर्न से फाइंड आउट होता है। अब कंपनी ए का बीटा 1/2 है, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट 20%, कंपनी बी का 1.3 है, सी का 1.1 है, डी का 0.9 है, परसेंटेज गिवन है। हम इनको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। आगे आके वो करेगा लेकिन हम यहीं पे करेंगे। देखिए 1/2 को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, नहीं 0.24 आ जाएगा। ओके, 1/3 को 30% से 0.39 आ जाएगा, 1/1 को 40% से 0.44 आ जाएगा, और 0.9 को 10% से 0.09 आ गया। प्लस करेंगे 24, 39, 43, 63 आ गया, और 44 ये आ गया 1.16 जी जी, हमारा पोर्टफोलियो बीटा आ गया, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, चार सिक्योरिटीज का हमने एवरेज बीटा निकाला। प्रोसीड करते हैं, देखें जी 1.16 यही हमने फाइंड किया है, दैट्स नाइस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, सिक्योरिटी मार्केट लाइन आ गया। सो कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी वही है जो मैं आपको बता के आया हूँ। बीटाज हैं, उनके रिटर्न्स हैं हमारे पास। हम उसको जब ड्रॉ करेंगे तो हमारी एक लाइन बनेगी जिसे हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं। प्रॉपर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये पेपर में नहीं आता। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एपीटी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये क्या होती है? इस पे डिटेल में बात करेंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखते हैं क्योंकि काफी लेंथी हमारा लेक्चर हो रहा है। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी 43 मेरा ख्याल है हम पहुंच गए हैं, नजदीक खत्म हो गया। अच्छा, छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके जी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है अवेलेबल। ये एफएम मार्केट, इसकी डेफिनेशन हमें चाहिए और डेफिनेशन हम जाके गूगल से देख लेते हैं जी। डेफिनेशन जी, डिफाइन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ओके, arbitrage pricing theory is a multi-factor asset pricing model that describes the expected return on asset based on the sensitivity and various macroeconomic factors. जी हाँ, arbitrage pricing theory जो है using like linear relationship multiple risk systematic risk factors unlike capital pricing model। ओके जी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हम सिर्फ मार्केट रिस्क देखते हैं, लेकिन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में हम मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, ये डेफिनेशन क्या तक आपने जेन में रखना है, इससे ज्यादा ये हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। क्या होता है जी? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमें बताता है कि जो हमारी मार्केट है वो तीन हिस्सों में कैटेगराइज होती है। तीन हिस्सों में क्या आ गया? वीक फॉर्म है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तीनों में थोड़ी सी आपको बता दूं। बेसिकली क्या होता है कि मार्केट का मतलब हमारी स्टॉक एक्सचेंज है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गिवन है, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी रूमर्स हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी भी इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो फेक होने के चांसेस हैं, तो दैट इज कॉल्ड वीक फॉर्म। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम फॉलो करेंगे। अगर हम चलते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्लस मार्केट इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उस कंपनी की मार्केट इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल है और एक्यूरेट अवेलेबल है। इन दोनों के साथ 1+2+ यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्केट इंफॉर्मेशन और इंटरनल कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन भी अगर हमें मिल जाए, तो ऐसी जो है हमारी जो मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। इस मार्केट में घपले होने का, इधर उधर की चीजों का बहुत कम चांस है, और आपकी जो न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज है वो बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और पाकिस्तान की जो स्टॉक चेंज है वो सेमी स्ट्रॉन्ग कुछ हद तक है और बहुत हद तक वीक फॉर्म है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये सारे का सारा लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं निकाल के इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो ये आपका लेक्चर 100% कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बाकी के साथ शेयर कीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर कोई आपको इशू हो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।